नितिन नवीन जी, आपको न्यूज 18 को ये इंटरव्यू देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूं, तो शुरुआत करते हैं कुछ। आपको देखकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं, आप तो कोई युवा मोर्चा के और कोई युवा पार्टी के अध्यक्ष लगते हैं। तो आप जो है 45 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी जैसे उसके अध्यक्ष बने। कैसे आपको पता चला, किस तरह की फीलिंग्स पहले आपको आई, किसने फोन करके बताया, कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में वर्किंग करते हुए लंबा समय बीता और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय की अपनी एक प्रक्रिया है। संगठन के कई कामों में हम लोग को मौका मिला, उस कारण से संगठन के कामों में पिछले 10-15 वर्षों से हम लोग वर्किंग में हैं। जहां तक जानकारी की बात है, ऑब्वियस बात है, संगठन और सरकार में हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही पहला संवाद रहता है। और जब आया तो मैं क्षेत्र का एक बड़ा कार्यक्रम हम कर रहे थे, उस कार्यक्रम के दौरान ही वो सूचना मिली। तो एक बार खुद में पार्टी इतने बड़े निर्णय ले ली है, तो अपने आप में थोड़ा सा चिंतन भी, थोड़ा बड़े निर्णय के बाद एक मन में चुनौती आती है। ये निर्णय, इतने बड़े निर्णय के साथ हम कितना अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। तो एक कई तरह के सवाल जब आदमी को इतने बड़े निर्णय से अवगत कराया जाता है, तो जहां एक और पार्टी के भरोसा की खुशी होती है, वहीं उसकी चुनौतियां भी सामने में नजर आती है। तो एक बड़ा ही मिश्रण कह सकते हैं कि उस समय का पहला जो रिएक्शन होता है बड़ा ही मिश्रित होता है। और जब मालूम हुआ तो मैं इतने बड़े टीम के साथ वहां पर था कि सबसे पहले तो उन लोग के साथ बातचीत करके पहले वहां से निकलना था। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का संवाद और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संवाद कहीं ना कहीं खुशी और भरोसे को देखते हुए अच्छा लगा, लेकिन सेम टाइम में चुनौती भी सामने नजर आई। ये एक तरीके का बड़ा जनरेशनल शिफ्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप काम करते हैं अपने से सीनियर लीडर से, मिनिस्टर्स हैं जो आपसे सीनियर हैं, तो क्या टिप्स दिया आपको प्रधानमंत्री और अमित भाई ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो पहला ट्वीट है वही उनका असेसमेंट है मेरे बारे में जी, और मैं मानता हूं कि वही मेरे लिए उनका रोड मैप या गाइडलाइन है भविष्य के आगे चलने के लिए। जब एक प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि स्वस्थ रहना जरूरी है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी खुद फिट रहते हैं, तो वो हमेशा प्रयास करते हैं कि उनकी टीम भी उस प्रकार से फिट होकर काम करे, क्योंकि काम करने के लिए जब बॉडी फिट होता है तो माइंड फिट रहता है जी। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी का जो पहला टिप्स रहता है। दूसरी जो चीजें रहती है कि एक गाइडलाइन, एक सीनियरिटी के नाते, एक अभिभावक के नाते, क्योंकि एक बड़े सवर में आप आए हैं तो उसकी कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां, उसके जजमेंट के तरीके, कई ऐसी चीजें थी। और मुझे तो लगता है कि कोई एक दिन नहीं, हर दिन प्रधानमंत्री जी का जो गाइडलाइन है वो हम लोग को काम आता है। आपको स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने भी आपको बॉस कहा, अपना बॉस बताया। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है कि अध्यक्ष का पद सर्वोच्च होता है और उस परिपाटी से सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रधानमंत्री भी क्यों न हो, अपने आप को उस अध्यक्ष के पद की गरिमा से जोड़ के देखते हैं। नितिन जी, बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, आएंगे, आते रहेंगे। आपने चुनौतियों की बात की, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जो है आप विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेकर आए, पारित कराना चाहते थे, पर वो पारित न हो सका। देखिए, पारित न हो पाने का कसक हम लोग के लिए इसलिए है कि हम लोग आधी आबादी को, देश की माता बहनों को, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को देखिए तो उन्होंने सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और अब हिस्सेदारी की बात की। तो इस तीन बड़े स्फेयर के बाद एक बड़ा मौका था उनको हिस्सेदारी देने का। लेकिन हम को दुख इस बात का है कि हम इस देश की माता बहनों को उसकी हिस्सेदारी समय पर नहीं दिला पाए। वो तो तय है, भारतीय जनता पार्टी जब जब संकल्प किया है, और मोदी जी की यूएसपी भी रही है कि उन्होंने किसी चीज को संकल्प किया है तो उसको पूरा किया है। हम सबकी इच्छा थी कि 2029 के चुनाव के पहले हम महिलाओं को एक बड़ा हिस्सेदारी में जोड़ पाए। और कहीं ना कहीं आज आधी आबादी को अगर हम इतने बड़े लोकसभा में इतने संख्या में, राज्य विधानसभा में इतनी संख्या में लाते हैं, तो एक सामान्य महिला का लीडरशिप इतनी बड़ी संख्या में जब निकल के आएगा
तो निश्चित रूप से निर्णय की भूमिका में महिलाओं की प्राथमिकता नजर आएगी। लेकिन विपक्ष का दुर्भाग्य है कि उन्होंने अच्छी चीजों के लिए भी कभी सकारात्मक सोच नहीं। मोदी का विरोध करते करते वो लोग यहां तक पहुंच गए कि देश की आधी आबादी माता बहनों के विरोध में खड़े हो गए। तो ये टाइमिंग के बारे में कुछ बताएं, इस वक्त लायक क्यों? इलेक्शन के बाद भी आ सकता था। ये ऑब्वियस बात है कि हम लोगों ने इसके लिए 2-3 महीने से तैयारी की है, कोई आज की तैयारी करके नहीं लाया है। और दूसरी बात है कि ये तो स्पष्ट था जब हमारा बिल पास हुआ था उसी समय कि हम 2026 में ही इसके फ्रीजिंग कैपिंग को हटाने के बाद हम लोग करेंगे, और आज वो समय आ गया था। तो मेरा ये मानना है कि परिस्थितियां ऐसे कई बार चुनाव आते हैं, कई राज्यों के चुनाव होंगे और उस समय पार्लियामेंट भी चलेगा, यूपी का चुनाव होता है उस समय, तो क्या पार्लियामेंट के डिसीजंस नहीं होंगे क्या? ये जो लोग हैं, कितने बार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी जी और प्रियंका जी असम गई, पुडुचेरी गई, कितना गई? उससे ज्यादा तो कार्यक्रम मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो अगर उनकी व्यस्तता नजर आती तब ना समझ में आता। वो तो केवल इसको टालना चाहते थे और विषय पे, एजेंडे पे भी डिबेट नहीं कर पा रहे थे। तो आपने तैयारी की बात की, तो ऑपोजिशन का कहना है कि कोई सलाह मशवरा नहीं किया, कोई उनसे विचार विमर्श नहीं किया, और इसको जो है सीधा ले आके उसको जल्दीबाजी में निकालने का वो। विपक्ष अपने अंतरात्मा से पूछे कि उनसे बातचीत हुई कि नहीं हुई, ये उनको बताना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, एक सरकार होने के नाते हमारी जो भूमिका है कि हम सबको लेके चले। हम हमेशा मानते हैं कि विपक्ष भी सरकार का अंग है और उसके साथ समन्वय करके काम करना निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता रहती है। तो पहले बातचीत की थी आपने? निश्चित रूप से उसके कई दौर के बातचीत जो होते हैं उसमें सारी पार्टियों से, कांग्रेस से, समाजवादी से। देखिए, जो प्रक्रियात्मक बातचीत होती है निश्चित रूप से प्रयास किया गया। अगर उनके मन में था कि इसकी क्रेडिट की जाए तो प्रधानमंत्री जी ने हाउस के फोरम से कहा कि हम आपके नाम का एडवर्टीजमेंट भी दे देंगे कि आपके ही सहयोग से हुआ। लेकिन उनको नाम से ज्यादा मोदी के विरोध में ध्यान रहता है। तो अपोजिशन का कहना यह है कि ये अगर आपको रिजर्वेशन देना है 33%, तो ये दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जितनी सीट अभी है पार्लियामेंट में उसमें दे दीजिए, इसको रोक। इसमें सीट बढ़ाने और डिलिमिटेशन की बात कहां से आ गई? डिलिमिटेशन को लेके पहले आप है कि डिलिमिटेशन पर गृह मंत्री जी ने हाउस के फ्लोर पे कहा। ये डिलिमिटेशन किसका बनाया हुआ है? ये उन्हीं का बनाया हुआ चीज है। क्या उनको अपने बनाए हुए कानून पे भरोसा नहीं है? क्या उस कानून के, जब उन्होंने अपने समय में किया डिलिमिटेशन, क्या वो कानून के उन मापदंडों में कोई लूप होल था क्या? अगर लूप होल था तो आपने उस समय क्यों नहीं चेक किया? और आज हम कह रहे हैं कि आप ही के बनाए हुए डिलिमिटेशन से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आज बढ़ते तो हमारी आधी आबादी को अधिक संख्या में हम हिस्सेदारी दे रहे थे। आज अगर हो जाता तो देश भर के सभी राज्यों में, और 800 से अधिक में, वो तो 33%, उसकी कितनी संख्या में महिलाएं आती। मेरा ये कहना है कि वो जो खेल खेल रहे हैं कि ऑब्वियसली ये अनुपात जब होता तो किसका परेशानी होती। आज हमने साउथ और नॉर्थ की जो खेल उन्होंने खेला, उसको भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने जितने बढ़िया से हाउस फोरम पे कहा कि आप आइए ना, हम अमेंडमेंट करके आपको और संतुष्ट करने को तैयार है। लेकिन उनका विषय संतुष्टि नहीं है, उनका नकारात्मक सोच है, और जिस सोच के साथ उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी को रोका। उनका कहना यह है कि ऑपोजिशन और राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन जो है, ये आप इलेक्शन कमीशन और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की कमेटी से जो आप लोग करेंगे, और ये जेरिमेंडरिंग जो है, ये कहीं ना कहीं वो शक की निगाह से देखते हैं कि कुछ सरकार ऐसा करेगी, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज को बांट लेगी। मेरा ये कहना है कि ये डिलिमिटेशन कानून किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया, आप ही के समय बना। और इस कानून के दायरे में जो चीजें आती हैं, इसके पूरे फॉर्मूला है, कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता उसके। फिर वो, और ये पूरे हाउस में आने वाला था। इसमें ऑल पार्टी की कमेटी के मेंबर होते हैं, हर संसदीय क्षेत्र में कमेटी होती है। ये कहीं कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पहले नहीं बना है। विषय अगर डिलिमिटेशन है तो मैं तो पूछता हूं कि ये आप ही के बनाए हुए कानून पे आपको क्यों सवाल है? तो अब आगे क्या होगा? आगे हम लोग बढ़ेंगे, निश्चित रूप से समय आने दीजिए। एक बार सेंसस होगा तो फिर आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। तो इसके बाद सेंसस होगा, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा। इस पर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? ऑब्वियसली जो प्रक्रिया के साथ अब जाना पड़ेगा। हम लोग सोचे थे कि ये समय रहते होगा तो हम समय डिलिमिटेशन भी करेंगे, सबको एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट में जो हक मिलना चाहिए वो भी देंगे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो अधिकार है वो समय पे मिल जाएगा। जो 50% ज्यादा सीट देने की बात थी ऐसे राज्यों को जहां पर आबादी कम बढ़ी है, तो उनको ये नहीं मिल पाएगा? नहीं, अभी ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते। तो सेंसस होने के बाद जो उसके पॉपुलेशन के साइज आते हैं और उसके बाद उस अनुपात पर निश्चित, लेकिन ये
परिस्थिति किसने पैदा किया? ये परिस्थिति जिस बात की आप चर्चा करी, किसने पैदा किया? आज जब गृह मंत्री जी ने सदन के फोरम में कहा कि हम अभी तय कर देते हैं, तो ये तो उनको स्वागत करना चाहिए था। मैं मानता हूं कि साउथ के लोगों का हक की मारी भी किसी ने किया तो राहुल गांधी और उनके कुनबा डीएमके लोगों ने मिल के किया। आज साउथ को परेशानी में डालने का काम किसी ने किया है तो वही राहुल गांधी ने किया है। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, 4 राज्य और पुडुचेरी। मैंने कहा कि थोड़ा सा हम लोग कलकत्ते में बैठे हैं तो इस पर चर्चा की जाए। कैसे देख रहे हैं माहौल को? क्या क्या आपका आकलन है, क्या होगा इन 5 राज्यों में? देखिए, पांचों राज्यों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भाजपा के लिए और बेहतर सिचुएशंस है सभी राज्यों में। असम, पुडुचेरी में निश्चित रूप से हमारी सरकारें रिपीट करेंगी, कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल आपको आश्चर्यजनक रिजल्ट के साथ सामने आ रहा है, और यहाँ पर मैं मानता हूं कि सारे जो भी टीएमसी और कांग्रेस के जो खेल थे उस सब से बाहर आकर जनता इस बार भाजपा की सरकार बनाने जा रही है। तो असम पुडुचेरी में सरकार बनेगी और आप कह रहे हैं कि बंगाल में भी सरकार बनेगी? 100% अब जो सिचुएशन बन रहे हैं और जो जनता का मूड दिख रहा है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो पिछली बार भी माहौल 2021 में भी था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार 2021 से क्या अलग है? क्या भरोसा दे रहा है आपको कि इस बार आप सरकार बना ले जाएंगे? देखिए, पिछले बार भी जितने गुणात्मक तरीके से हम आगे बढ़े, 3 से 77 सीट पर आए, अगर उसी स्पीड को अगर हम मेंटेन करें तो इस बार तो 100% हम अपनी सरकार बना रहे हैं। जहां तक अनुभव की बात आप कह सकते हैं, जनता कार्यकर्ता का एक जो माइंडसेट दिखता है और आम आदमी का जो रिस्पांस दिख रहा है कार्यक्रमों में, रोड शो में, गति बैठकों में, कहीं ना कहीं वो स्पष्ट है कि इस बार टीएमसी के जो अनारकी रही, जो गुंडागर्दी रही, करप्शन रहा, बांग्लादेशी घुसपैठ से आम आदमी त्रस्त है, तो ये सारे मुद्दे निश्चित रूप से टीएमसी के पूरे अगेंस्ट जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से अग्रणी रूप से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो टीएमसी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 150-160 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बाकी 90 से ज्यादा सीटों पर माइनॉरिटी जो है प्रबल है, उसका जो है वोट शेयर 40-50% से ज्यादा है, तो वहां जीतने की कोई चांस नहीं है। तो इस बार आप हिंदू वोट कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस लेवल पर देख रहे हैं कि आपको बहुमत मिल जाएगी? देखिए, हम तो 294 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, ठीक है। उनके आंकड़े किस प्रकार से वो कैलकुलेट करते हैं वो उनकी पार्टी की रणनीति होगी, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इस बार अगर हिंदू कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा पश्चिम बंगाल की जनता बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है, और उसमें चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन कहिए या आम नागरिक जो पश्चिम बंगाल का है, जो भी लंबे समय तक यहाँ रह रहा है, वो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में है। और इसको जिस प्रकार से संरक्षण ममता दीदी ने दिया है, इससे पूरे आम आवाम में इसके प्रति रोष है, रिएक्शन है, और उसका प्रकटीकरण चाहे हिंदू कॉन्सेंट्रेशन के रूप में आप देखिए या आम पश्चिम बंगाल के लोगों के समर्थन को देखिए। तो एसआईआर, टीएमसी का मानना है कि ये 2 फैक्टर हैं जो कि पूरा एक इंस्टीट्यूशनल तरह का कैप्चर हो गया है। इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, सीबीआई, ईडी की रेड्स तमाम चारों तरफ चल रही हैं और उनके समर्थकों पर चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर नहीं चल रही, तो उनके तमाम ये चल रहा है। और एसआईआर के रहते 90 लाख से ज्यादा वोट कट चुके हैं, तो इसका बेनिफिट क्या आपको मिल रहा है एसआईआर का, जो 90 लाख वोट? पहले ये समझिए कि 90 लाख में से 30 लाख ऐसे लोग हैं जो थे ही नहीं, तो निश्चित रूप से क्या उन लोगों का फर्जी वोट देने का अधिकार दे दिया जाए? और बाकी जो 60 लाख जिसके डिमार्केशन हुए, बाकी चीजें हुई, 92 लाख टोटल जो है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीदी के ही प्रशासन के डीएम एसडीओ है ना जी, तो आपके प्रशासन के डीएम एसडीओ ने फाइंड आउट करके अगर 92 लाख दिया तो ये तो आपके मशीनरी का है, कहां इसमें इलेक्शन कमीशन आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की कोई भी मशीनरी जिला प्रशासन और स्थानीय प्रखंड से आती है, कोई उसकी अपनी मशीनरी नहीं होती है। अब उस मशीनरी ने ही 92 लाख डिलीशन के लिए अगर आगे प्रस्ताव बढ़ाया तो इसमें दीदी को बेचैन क्यों होना चाहिए? और 92 लाख अगर जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तो आप कहां कहां दरवाजा नहीं खटखटाई, वहां से भी क्या जवाब मिला? आप क्यों वैसे लोगों की चिंता कर रही थी जो यहां है ही नहीं?
क्या मंशा थी आपकी? तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ थे ही नहीं, जो इसमें आए हैं, उनका वोट ये लोग फर्जी डाल रहे थे? अरे कह नहीं रही, यही तो बात है, यही चीज की वकालत करिए दीदी, जो लोग है नहीं उनके वोट की वकालत। ये तो कहीं ना कहीं आम आदमी को समझ में आने वाली बात है कि उनकी वकालत जो है नहीं, ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है। मंशा स्पष्ट नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक से जो आपने जो है वो काट दिए हैं, तो इसलिए उनके जो वोटर्स थे वो उनका आप काट कर जीतना चाहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो होंगे निश्चित रूप से उनका नाम कटेगा। अब वो माइनॉरिटी है कि मेजोरिटी है ये वो समझे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है, हम विदेश से आए हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति जवाबदेह नहीं है। 27 लाख लोग डिसएनफ्रेंचाइज हो गए हैं इस बार, इसको आप कैसे देखते हैं? ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत इसको जो है, लोगों के पास 2002 की मैपिंग भी है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और उसके बाद वोट नहीं दे पा रहे हैं। देखिए इस पूरे प्रोसेस को देखिए, सभी राज्यों ने इसी टाइम पीरियड में ये प्रोसेस पूरा किया। पूरी सिस्टम ऑफ मशीनरी आपके पास थी, आपके लोग, और उनको 4-4 महीना एक एक चीज के लिए इलेक्शन कमीशन एक महीने का टाइम देता है। पहले ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, उसमें आप दावा आपत्ति, उसके पहले फिर 1 महीने का और एक्सटेंशन टाइम देता है। 2-2 महीने में अगर सब लोगों ने कंप्लेन किया, दावा किया होता तो ये विषय आ रहे होते। लेकिन दीदी का जो ये विषय है, 27 लाख लोग और ये विषय, इनको पूरा समय दिया गया। और आज भी प्रोसेस में ये देखना चाहिए कि हम जिन लोगों को अधिकार दे रहे हैं वो अगर है तो निश्चित रूप से उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो नहीं है उनके चिंता में क्यों बेचैन है, ये मैं नहीं समझ पाया। तो आप कह रहे हैं ये 27 लाख जो भी हुआ है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिले हुआ है, जो कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। ऑब्वियसली इतने लंबे समय तक चीजों को फंसा के रखना, जी। और इतने आपको कब का, बाकी सभी राज्य उसी प्रोसेस को कंप्लीट किए ना। हमारे बिहार में भी हुआ था जी। पूरा टाइम पीरियड, हम तो 2 महीने में हम लोगों ने किया। जुलाई अगस्त में हमारे यहाँ हुआ, सितंबर में प्रकाशन हो गया। यहाँ तो पूरा 4 महीना चला, दिसंबर से लेकर पूरा मार्च तक चला। आप उस प्रोसेस को, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी इसको कराने की, आप शुरू से इसमें रोड़ा अटका रही थी, क्योंकि आपके हिडन एजेंडा थे, और उस हिडन एजेंडा को पूरा करने में आपने यहाँ के लोगों का भी नुकसान किया है। वो कह रही है कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है बंगाल में लगी हुई हैं, इस तरीके से कैसे इलेक्शन हो सकता है? मैं ये मानता हूं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कोई भी मेथड यूज करना हो तो करना चाहिए, और अगर इलेक्शन कमीशन मानता है कि हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमको पूरी मशीनरी चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध कराना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है कि पिछले चुनाव में महिलाओं का रोल, भूमिका जो है बहुत अहम रही है। किसी की भी जीत हो, उनका रोल बहुत हो रहा है। क्या आपको लगता है कि महिलाएं बंगाल में आज दीदी के साथ नहीं है जैसे पहले थी? उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार, उसमें जो है 1500 रुपए मिलता है। तो क्या ये एक फैक्टर होगा जिससे माइनॉरिटी के अलावा विमेन वोटर्स भी उनका रुझान भी उनकी तरफ हो सकता है? देखिए, एक तो देश भर में महिला वोटर्स भाजपा के साथ आ रही है। यहां पर भी जिन नारों के साथ वो सरकार में आई, मां, माटी, मानुष, उन तीनों के साथ जो वादा खिलाफी किया, उन तीनों के साथ जो सौतेला व्यवहार, इस राज्य की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से व्यवहार हुआ है असुरक्षा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आम लड़की हो, महिला हो, सब, चाहे ग्रामीण महिला हो चाहे शहरी महिला हो, सबको इससे भयभीत है। उनके जो गुंडा राज चलते हैं, हर हफ्ते चौक चौराहे पर जो उनकी वसूली चलती है, उससे हर महिला परेशान। वहां तो महिला लोग को ये कहना है, जब हम लोग कैंपेन में जाए, कि एक हाथ से दीदी देती है 1500 रुपया और दूसरे हाथ से वसूली करने वाले पहुंच जाते हैं। तो आज महिलाओं के अंदर जब रोष है कि न हमको सुरक्षा मिल रहा है, न सम्मान मिल रहा है, और स्वाभिमान से जीने का तो कोई मौका नहीं है यहाँ पर, जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहे हैं, आम महिला अपने आप को डरी हुई महसूस कर रही है, तो निश्चित रूप से ममता दीदी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए इस राज्य की महिलाओं का ही अगर शोषण हुआ होगा, इस महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाली ऐसे मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी यहाँ की महिलाएं? आपकी जो स्कीम है 3000 रुपए वाली, क्या उसकी मैसेज जो है जमीन तक पहुंच पाई है? देखिए, हम लोग जो संकल्प पत्र लाते हैं, हम निश्चित रूप से जनता के हर फोरम पे लेकर उसको जाते हैं, और उसके हमारे कई तरीके हैं। हम जनता के बीच में जाकर कैंपेन के माध्यम से अपने डोर टू डोर कैंपेन है, लिफलेट, बाकी सब हम निश्चित रूप से इसको पहुंचा रहे हैं। और हमको आश्वस्त है कि देश भर में एक बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी मतलब पूरा होने की गारंटी। आज देश भर के जितने भी राज्यों में हम लोगों ने आगे बढ़कर संकल्प लिया, उन संकल्प को हमने पूरा किया है। तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, निश्चित रूप से महिलाएं हमारे साथ आएंगी। बंगाल में मेरा एक डायरेक्ट सवाल है, कितनी सीटों की उम्मीद है आपको?
देखिए, मैं सीटों के आंकड़े में तो स्पष्ट रूप से आपसे क्या बताऊंगा। मैं ये मानता हूं कि जो रुझान दिख रहे हैं, जो पब्लिक का एक वेविंग और पब्लिक का जो सपोर्ट दिख रहा है, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनाने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 150, 160, 170, एक आपका जो अंदर का आंकड़ा है वो बताएं। नहीं, अंदर के आंकड़े नहीं, अब तो जनता वोट कर रही है। अब सारे आंकड़े शाम तक तो कुछ आपके पास भी आ जाएंगे और अगला फेज में मैं मानता हूं कि बहुत ही एग्जैक्ट फिगर है कि हम अपने बहुमत से कई बड़े अंक आगे रहेंगे। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आपको क्या उम्मीद है अपनी एनडीए से? जिस प्रकार से डीएमके का करप्शन, जिस प्रकार से डीएमके की एनआरकी और जिस प्रकार से सनातन विरोधी मानसिकता, वो पूरी तरह से तमिलनाडु में लोगों में रिएक्शन है। वहां हमारी भूमिका छोटी है, हम अलायंस पार्टनर में हैं और हमारा मुख्य दल एआईडीएमके वहां पर लड़ रहे हैं हम लोग मिलकर। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से पब्लिक के अंदर रिएक्शन मैंने देखा, मैं खुद भी कई कैंपेन में वहां पर गया, मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि डीएमके को इस बार इसका भारी नुकसान होगा। विजय फैक्टर कितना बड़ा है? ये किसको नुकसान करेगा या किसको फायदा करेगा? देखिए, विजय फैक्टर कितना बनेगा, राजनीति में कई बार ग्लैमर से भी लोग आते हैं और स्थान बनाते हैं, पर मेरा हमेशा मानना है पिच पे थोड़ा समय बिताना पड़ता है। और अगर कई बार हम लोगों ने देखे हैं ऐसे ऐसे कई बड़े लोग आते हैं और वो कितने मजा जमीन पर रह पाते हैं, वो देखने का विषय है। मैं मानता हूं कि विजय जी के लिए शुरुआत जरूर है, पर बहुत बड़ी शुरुआत होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो ज्यादातर पोल डीएमके को दिखा रहे हैं कि डीएमके आगे है। क्या आने वाले समय में विजय के साथ मिलकर सरकार बनने की कोई संभावना है? कोई पोस्ट पोल अलायंस की बात हो सकती है? हमारी ऑलरेडी अपनी अलायंस वर्किंग है और सभी अलायंस पार्टनर हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज पोस्ट पोल के लिए कहीं कोई संभावना मुझे नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि हम एनडीए एज ए फ्रंट सरकार बनाएंगे। तो विजय के साथ हाथ मिलाने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकार बनेगी? हम तो आश्वस्त हैं। असम में कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन का कहना है कि असम में अगर आपकी सरकार बनेगी तो डिलिमिटेशन के फायदे की वजह से बनेगी। आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे जो कांग्रेस के साथी लोग हैं, ये डिलिमिटेशन तो आपने भी कई बार कराया, क्यों नहीं आप लगातार सरकार बनाते रह गए? सरकार केवल डिलिमिटेशन से बनती और इन सब चीजों से, तब तो आपकी सरकार कभी नहीं जाती। वो जनता के मैंडेट से बनती है। जनता के बीच में हमारा क्या अप्रोच है, क्या हमारा रीच है, हमने डेवलपमेंट कैसे किया, हमने लॉ एंड ऑर्डर कैसे किया, हमने गवर्नेंस कैसे दिया, इन मुद्दों पे बनता है। हमारी लीडरशिप कैसा काम किया, इन मुद्दों पे बनता है। डिलिमिटेशन पे अगर सरकारें बनती तो दिल्ली में बैठे बैठे जो डिलिमिटेशन कानून बनाए थे वही सत्ता में अभी रहते। साउथ में भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक तरीके से अपनी साख नहीं जमा पा रही है। तमिलनाडु में आप पहले अन्नामलाई को आपने आगे किया, उसके बाद उनको आपने पीछे कर लिया, आप एआईडीएमके के संग गए, तो अकेले जाने की हिम्मत नहीं की आपने तमिलनाडु में। लगता है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। देखिए, गठबंधन दल धर्म को हम लोगों ने हमेशा निभाया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में से आप देखिए, हमने हमेशा अलायंस को अपना प्रमुखता से रखा है। जब हम 303 के आंकड़े में भी थे तो भी हम एनडीए के रूप में थे। आज हम अगर 240 पे भी हैं तो भी हम एनडीए के स्वरूप में रखते हैं। हम हमेशा मानते हैं कि इस देश की राजनीति को गठबंधन का विषय के साथ लेके चलना है, ताकि हम सभी तरह के माइंडसेट को अपने साथ लेके चलें। जहां तक तमिलनाडु की बात है, मैं इस पे स्पष्ट मानता हूं, परिस्थितियां राजनीति में कई बार अलग अलग होती हैं, अंकगणित के आधार पर अपने दावे प्रतिदावे होते हैं, लेकिन एआईडीएमके, बीजेपी और हमारे एनडीए अलायंस एक स्वाभाविक रूप से वहां पर पब्लिक के लिए अलायंस है और उस अलायंस के साथ हम लोग ने फिर विधानसभा चुनाव में आगे बढ़े। अन्नामलाई लोकसभा चुनाव लड़े थे, इस बार पूरे विधानसभा चुनाव में पूरे कैंपेन में हमारे स्टार प्रचारक रहे हैं। मैक्सिमम मेरे साथ 2 रोड शो में वो रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, तो कहाँ पीछे किया है। अब एक व्यक्ति को अगर लोकसभा मिला है तो बाद में उसके लिए पार्टी हर आदमी के लिए होमवर्क करके रखती है। थोड़ा लग रहा था कि मुंह फुलाए बैठे हुए। देखिए, मैं तो मानता हूँ पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए होमवर्क किए रहती है, समय आने पर उस होमवर्क का पता चलता है। केरला में आप कैसे देखते हैं, कौन जीतेगा? कांग्रेस का पड़ला भारी है या फिर पिनराई विजयन का? जिस प्रकार से केरल में हम लोग की बढ़ोतरी हो रही है, 1.5% से 20% तक वोट पे गए। कल तक इन दोनों की जो मैच फिक्सिंग थी, एलडीएफ यूडीएफ की जो खेल चलता था, मैं मानता हूं कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से अपनी उपस्थिति बड़े अंक के साथ दर्ज की है और कहीं ना कहीं ये उपस्थिति दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अब केरल में एकदम सामने आने वाला है।
तो ये जो एलडीएफ यूडीएफ का खेल है, इनकी मैच फिक्सिंग गेम चलती रहेगी। हम अपनी उपस्थिति स्ट्रांग रूप से और बेहतर तरीके से देने जा रहे हैं। नितिन जी, ये तो रहे अभी के होने वाले चुनाव की बात। कुछ चर्चा करते हैं आने वाली चुनौतियों की, आने वाले समय की। आपके अगले साल सात स्टेट्स के चुनाव हैं। इनमें सबसे बड़ी चुनौती किन स्टेट्स को आप मानते हैं? उत्तर प्रदेश को कैसे देखते हैं? ये एक अहम चुनाव होगा अगले साल। देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, जिस उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए जाना जाता था, वसूली के लिए जाना जाता था, और जिस केवल कास्ट के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए जाना जाता था, आज उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जा रहा है, एक्सप्रेसवे के नाम पर जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में जाना जा रहा है। तो निश्चित रूप से आम आवाम को जिन चीजों की पहली आवश्यकता होती है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, इन सब चीजों में आज उत्तर प्रदेश बेहतर तरीके से देश के अग्रणी राज्यों में काम कर रहा है। तो आम जनमानस इसको देखकर वोट करता है। आज हमने अगर गरीब की भी चिंता की, चाहे वो प्रधानमंत्री अन्न योजना से लेकर पूरी तरह से सरकार की योजनाओं को नीचे क्रियान्वयन तक, वहीं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी दिखाया। हम इन्वेस्टमेंट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं। एक लॉ एंड ऑर्डर का जो यूएसपी है योगी जी का, वो भी दिख रहा है। तो मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज विकसित शहर के रूप में दिख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे लिए स्पष्ट रूप से हमारे तीसरे सरकार बनाने के लिए, हैट्रिक बनाने के लिए काफी है। तो 2024 में फिर झटका क्यों लगा? देखिए, हर चुनाव अपने अलग अलग परिस्थितियों को लेके आता है। उसमें भी कुछ चीजें हमारी कमी रही, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी मैंडेट रहा वो मैंडेट हमारे पक्ष में रहा। हाँ, ये जरूर है कुछ कमियां हमारी थी, हम उसको दूर कर रहे हैं। पंजाब एक स्टेट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चुनाव हरदम आपने किसी पार्टनर के साथ लड़ा है, मगर आप अपना स्थान एक तरीके से नहीं बना पाए। आने वाले समय में पंजाब में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आम आदमी पार्टी इस वक्त पंजाब में स्ट्रांग है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपने ही कर्मों के आधार पर, कुकर्मों के आधार पर गिरेगी। ये जरूर है, पंजाब हमारे लिए चुनौती रहा है हमारे आधार को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं कि पंजाब के लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के साथ हर फोरम पे खड़ी रही है, हर समय खड़ी रही है, चाहे वो जनसंघ काल क्यों ना हो। जनसंघ कालखंड से हमें वोट कम मिले, हम कम स्थान पर, लेकिन हमने पंजाब के सिचुएशन को, पंजाब के मिजाज को हमेशा अपने नजदीक पाया और हमने हमेशा उनके साथ। और आने वाले समय में संघर्ष होता है, कई बार हमको समय लगता है उस पिच पे अपने आप को जमाने का। मैं मानता हूं कि 2026 का जब 27 का जब इलेक्शन होगा पंजाब, इस बार पंजाब भाजपा के दृष्टि से नया स्वरूप में दिखेगा। तो क्या आप अकेले लड़ेंगे इस बार? 100% हम अकेले लड़ेंगे और एक नए स्वरूप में दिखेंगे। और अकाली दल के किसी के साथ कोई समझौता नहीं? देखिए, आज हम अपने स्वरूप में, अपने संगठन के बल पर अपनी जनाधार को बढ़ाते हुए चुनाव मैदान में जाएंगे। उत्तराखंड में आप कैसे देखते हैं पार्टी की पोजीशन? काफी चुनौतियां रही हैं पिछले 1 सालों में। देखिए, हर राज्य सरकारों को वहां की परिस्थितियों को संभालने की कई चुनौतियां होती, लेकिन हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते हैं, हम वहां के जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर आदमी के पब्लिक के लाइफ में, उन सब चीज के ग्रोथ को देखते हैं। और मैं मानता हूं कि आज उत्तराखंड पूरी तरह से डेवलपमेंट के फोरम के हिसाब से देखिए, पूरे हमारे जो यूएसपी रहती है गवर्नेंस का, उस फोरम से देखिए, तो हम बेहतर रूप से आगे बढ़े हैं। और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम और बेहतर परिणाम लेके आएंगे। तो आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड में चेहरा योगी और धामी ही होंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हम सरकार चलाए, तो निश्चित रूप से चेहरे होंगे। बिहार के बारे में बात करते हैं। वहां पे भी एक तरीके से एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, पहला भाजपा का मुख्यमंत्री और वो भी काफी उम्र में कम। इसको कैसे देखते हैं? आप तो वहां से आते हैं, आप वहां मंत्री भी रहे हैं, कार्यकर्ता भी रहे हैं। देखिए, बिहार हमारे एनडीए और बीजेपी के समय से लंबे समय तक हमारा आधार क्षेत्र रहा। हम लोगों ने अलायंस पॉलिटिक्स के में निश्चित रूप से बिलीव किया। एक समय हम बड़ी पार्टी थे, तो भी हम लोगों ने नीतीश कुमार को अपना नेतृत्वकर्ता बनाकर आगे किया और उस गठबंधन को हमने निभाया भी लंबे समय। और आज कहीं ना कहीं एक समय आया जब जदयू ने वो फैसला किया जो फैसला हमने कभी पहले किया था, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो फैसला हुआ, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और मैं ये मानता हूं कि ये दोनों दलों की आपस की जो एक अंडरस्टैंडिंग है,
जो अपने आप में इतिहास में लिखी जाएगी कि दोनों ही दलों ने जब जब मौका मिला गठबंधन धर्म को कैसे निभाया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया। एक समय था जब हम खुद बड़ी संख्या में थे, फिर भी हमने निर्णय नीतीश कुमार के लिए किया। तो ये दोनों ही चीजें मुझे लगता है कि अलायंस पॉलिटिक्स के लिए उदाहरण बनेंगी। और आज सम्राट चौधरी के रूप में एक लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने मिलकर तय किया है, और मेरा ये मानना है कि ये एनडीए के जो संकल्प रहे हैं 2025 के, उन संकल्पों को पूरा करेगी। बिहार में जदयू जो है, अब इसका अस्तित्व ऑपोजिशन कहती है कि खतरे में है, कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में उनके पास कोई लीडर भी नहीं है। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे मैं देखता हूं जो खुद ही अस्तित्व विहीन हो जी, जिनका खुद का जनाधार नहीं बचा हो, वो जदयू जैसी बड़ी पार्टी पर सवाल उठाए या उनके अस्तित्व की बात। आज आप कहां पे हो? अरे पहले थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेते। इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े कैंपेन, इतने बड़े बड़े लोगों को उतार कर मैदान में क्या मिला? जनता के बीच में जब तक आप ही नहीं हो, जनता आप ही के साथ कुछ खड़ी नहीं हो पा रही, आप हम पर उठा दो जिसके 84 एमएलए हैं, 80 एमएलए। तो मेरा ये कहना है कि अपने अस्तित्व पर पहले झांकना चाहिए, और जदयू पूरी तरह से एज ए पार्टी स्ट्रांगली खड़ी है, और बीजेपी और जदयू एनडीए अलायंस के रूप में हम लोग बेहतर काम करके आगे बढ़ रहे हैं। हम जनता के प्रति कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आप कैसे देखते हैं और उनके नेता राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों का रिश्ता है उसमें इतनी कटुता है, क्या ये रिश्ता कुछ बेहतर हो सकता है? एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन को साथ में लेकर चलना भी तो एक बड़ी बात है। मैंने आपको शुरू में ही कहा कि मैं तो मानता हूं कि सत्ता सरकार का अंग होता है विपक्ष, पर इमैच्योर पॉलिटिशियन जैसे राहुल गांधी, जिनको पॉलिटिक्स के लिए केवल एनार्किस्ट माइंडसेट हो, उस माइंडसेट के व्यक्ति को जिसको ये नहीं समझ में आए कि चीजों की गंभीरता क्या होती है, उनकी एक्टिविटी हाउस के अंदर, हाउस के बाहर आप देखिए, उनके शब्दों को हाउस के अंदर, हाउस के बाहर देखिए। अरे एक राष्ट्रीय पार्टी, उसका लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग, इस तरह की चीजों का प्रयोग करता है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा शख्सियत हुए, कई ऐसे बड़े बड़े कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उनके बिहेवियर को देखिए, उनके एक्टिविटी को देखिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मैं मानता हूं कि सरकार का एक पार्ट है, लेकिन उसकी एक्टिविटी, उसका वर्किंग, इस प्रकार का लैंग्वेज, उस प्रकार के बिहेवियर पब्लिक डोमेन पे किस तरह के शब्दों का, मैं तो मानता हूं कि इमैच्योर पॉलिटिशियन है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ है। पर उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अभी खड़गे जी ने मोदी जी के बारे में बोला। अब तो मैं कहूंगा कि राहुल जी का जो कुनबा है, जो दबाव बनाता है, जो उनकी पीआर एजेंसी उनको समझाती है, वही शब्दों का प्रयोग बेचारे मल्लिकार्जुन जी भी करते रहते हैं। मैं तो मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की जो ओछी मानसिकता है, जो पिछले लंबे समय से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपमानित करने के शब्दों का प्रयोग करने की जो परंपरा बनाए, उस परंपरा के वाहक बनकर मल्लिकार्जुन जी नजर आ रहे हैं। और मैं मानता हूं इसके बावजूद कि उनको इतनी बार सजा मिली है, फिर भी उस सजा से सीखने का काम नहीं करते हैं। देश की जनता ने हमेशा उनको सिखाया कि मोदी को अपमान करोगे तो हम मोदी के सम्मान में और जीत का माला पहनाएंगे, फिर भी अभी तक उनको अपनी गलतियों से भी सीखने का मौका नहीं मिल रहा है। आपसे बात करके नितिन जी बहुत अच्छा लगा, और ये देखकर समझ में आ रहा है आपसे जिस तरह से बात हुई अभी कि आप यू हैव हिट द ग्राउंड रनिंग, जिसको बोलते हैं कि आप तुरंत आते ही क्रीज में जो है आपने सेटल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया और चौके छक्के लगाने शुरू। मैं ये मानता हूं कि राजनीति के पिच पे पूरा समय बिताना चाहिए जी, और चौके छक्के की नहीं, अगर पिच पे आपको जमना है तो समय बिताना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े आज। थैंक यू।